नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नारायणा स्मार्ट स्टडी में। इससे पहले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था ध्रुपद क्या है, ध्रुपद की चार बानियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ख्याल क्या है, ख्याल के दो प्रकार के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। विभिन्न टॉपिक पे हम लोगों ने चर्चाएँ की थी इससे पहले क्लासेज में। आज के क्लासेज में हम लोग तराना पढ़ेंगे, सरगम गीत पढ़ेंगे, लक्षण गीत किसे कहते हैं, कितने प्रकार के लक्षण गीत होते हैं, इन सारे टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग तराना देखते हैं। तराना क्या है, शास्त्रीय संगीत की क्या है, एक गायन शैली है। तराना शास्त्रीय संगीत की गायन शैली है। ख्याल गायकी के समान ही तराना गायन शैली भी शास्त्रीय संगीत की एक विशिष्ट गायन शैली है। कहने का मतलब जिस तरह ख्याल गायकी उसी के समान तराना गायन शैली भी क्या है, तो शास्त्रीय संगीत की एक विशिष्ट गायन शैली है, मतलब एक प्रमुख गायन शैली है। इसकी विशेषता है कि तराना में बोल प्रायः निरर्थक होते हैं। इसकी जो विशेषता क्या है कि इसके जो बोल होते हैं वो प्राय निरर्थक होते हैं, मतलब जिसके अर्थ नहीं होते। इसकी लय बहुत तेज होती है। इसकी लय कैसी होती है, तो इसकी लय जो होती है बहुत तेज होती है, अर्थात यह अति द्रुत लय में गाया जाता है। ये किस लय में गाया जाता है, अति द्रुत लय में गाया जाता है। तराने प्रायः सभी रागों में गाए जाते हैं। तराने जो होते हैं प्रायः सभी रागों में गाए जाते हैं। इसमें भी स्थायी तथा अंतरा दो भाग होते हैं। इसमें क्या होते हैं, स्थायी तथा अंतरा दो भाग होते हैं। तराना के आप लोग याद रखें कि कितने भाग होते हैं, दो भाग, अस्थाई और अंतरा। इसे प्रायः ख्याल गायन के पश्चात गाया जाता है। इसे प्रायः किसके पश्चात गाया जाता है, ख्याल गायन के जो है पश्चात गाया जाता है। इसमें आलाप प्रायः नहीं गाया जाता है। इसमें जो क्या होता है, इसमें आलाप नहीं गाते हैं। क्या करते हैं, आलाप हम लोग नहीं गाते हैं। ताने भी बहुत छोटी और कम मात्रा की गाई जाती है। इसमें जो ताने होती है वह भी क्या होती है, बहुत छोटी होती है और कम मात्रा की होती है। किसमें, तो तराना में। और यह कब गाया जाता है, तो ख्याल गायन के बाद गाया जाता है। इसमें आलाप नहीं गाते हैं। तराना गायकी के लिए गला बहुत तैयार होना चाहिए। अब देखिए, तराना गाने के लिए क्या है, तो गला हम लोग का बहुत तैयार होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए, तथा स्वर, ताल और लय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। स्वर का, ताल का और लय का क्या होना चाहिए, तो अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इसमें ओदे ने, तोम, नोम, तदीरे, दानी, तदी, यना, तना, नना, नना आदि निरर्थक शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसमें किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, यहाँ जितने भी शब्द, इन शब्दों का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं तराना में। इसमें राग, ताल और लय का ही आनंद होता है। इसमें किस चीज़ को हम लोग आनंद लेते हैं, तो इसमें राग का, ताल का और लयकारी का, लय का आनंद लेते हैं। तानरस खां तथा नथु खां आदि के तराने प्रसिद्ध। अब देखिए, दो आदमी के यहाँ पे तराने प्रसिद्ध है। किनके किनके, तो तानरस खान और नथु खां के क्या है, तराने प्रसिद्ध। इन दोनों आदमी का नाम आप लोग याद रखेंगे, तानरस खान और नथु खां के। तराना का उद्देश्य क्या है, तो राग की तैयारी, लयकारी तथा शब्दों के अति द्रुत लय में उच्चारण की क्षमता को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य क्या है कि राग की तैयारी कराना, लयकारी कराना तथा शब्दों को अति द्रुत लय में उच्चारण की क्षमता को बढ़ाना है। क्या करना है, उच्चारण की क्षमता को बढ़ाना है। कुछ तरानों की जो बंदिश में तबले या पखावज के बोलों का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। कुछ तरानों की बंदिश में क्या करते हैं, तो तबले या पखावज के बोल का भी प्रयोग करते हैं, जिसको कि हम लोग अति द्रुत लय में गाते हैं। किस लय में गाते हैं, तो अति द्रुत लय में गाते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या है आपका, सरगम गीत है। सरगम गीत किसे कहते हैं, राग में गाई जाने वाली स्वरों की तालबद्ध रचना को सरगम गीत या स्वर मालिका कहता है। अब देखिए, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में कि रागों में गाई जाने वाली स्वरों की तालबद्ध रचना को क्या कहेंगे, तो सरगम गीत कहेंगे या फिर स्वर मालिका कहेंगे। दोनों एक ही नाम है। क्या है, दोनों एक ही नाम है, तो इसको आप लोग कन्फ्यूज नहीं करेंगे। रागों में गाई जाने वाली स्वरों की तालबद्ध रचना को सरगम गीत या स्वर मालिका कहते हैं। राग के चलन को ध्यान में रखकर तीनों सप्तकों में रची गई स्वर मालिका राग के स्वरों के चलन को स्पष्ट रूप से समझने में सहायक होता है। जो राग के चलन को ध्यान में रखकर तीनों सप्तकों में जो रची गई स्वर मालिका होता है, वह राग के चलन को स्पष्ट रूप से समझने में क्या करता है, सहायक होता है। स्वरों का आरोह अवरोह में विचरण, विशेष स्वर समूह इत्यादि तत्व स्वर मालिका के अभ्यास द्वारा भली प्रकार समझ में आ जाते हैं। जो स्वरों का जो आरोह अवरोह में विचरण होता है, वह विशेष स्वर समूह इत्यादि तत्व स्वर मालिका के अभ्यास द्वारा भली प्रकार समझ में आ जाते हैं। इसमें अस्थाई और अंतरा दोनों गाए जाते हैं। अब देखिए, सरगम गीत में क्या होता है, तो इसमें अस्थाई भी गाए जाते हैं और अंतरा भी दोनों गाए जाते हैं। इसमें बंदिश नहीं होती है। इसमें क्या नहीं होती, तो इसमें बंदिश नहीं होती है, केवल स्वर होते हैं। क्या होते हैं, केवल स्वर होते हैं। इस रचना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि विद्यार्थियों को स्वर, ताल, लय के साथ राग का ज्ञान करा। अब देखिए,
इस जो रचना होती है स्वर मालिका का, इसका मतलब उसको क्या बोलते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विद्यार्थियों को स्वर का, ताल का और लय के साथ राग का ज्ञान कराना होता है। अभ्यास हेतु उच्चारण उदाहरण स्वरूप झप ताल में निबद्ध राग अलहैया बिलावल का स्वर मालिका इस प्रकार। अब देखिए यहाँ पे कुछ स्वर मालिका दिया गया है अभ्यास हेतु उदाहरण के लिए, आपका अस्थाई और अंतरा का दिया गया है। इसमें आप लोग देख सकते हैं ऊपर में किस तरह से आपका स्वर मालिका बनाया हुआ और नीचे में उसके शब्द लिखे हुए हैं ना, गपा इस तरह से आपको लिखा हुआ है, सारे का स्वर मालिका बनाया हुआ है राग अलहैया बिलावल के में। अब देखिए लक्षण गीत हमारा क्या होता है? तो जब किसी बंदिश के शब्द राग के तत्वों को बताएं, जैसे उस राग के वादी, संवादी, गायन समय तथा अन्य लक्षणों का वर्णन हो, उसे लक्षण गीत कहते हैं। अब देखिए लक्षण गीत हम लोग किसे कहेंगे? तो जब किसी बंदिश के शब्द, जब कोई बंदिश का शब्द हो, राग के तत्वों को बताया, मतलब राग के तत्व को कौन बताएगा? तो बंदिश के शब्द बताएंगे तो राग के तत्व कौन होगा? तो उस राग के वादी हो गया, संवादी हो गया, गायन समय हो गया तथा अन्य लक्षण, और अन्य लक्षण उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लक्षण गीत कहते हैं। लक्षण गीत उस विशिष्ट राग के स्वरों के अनुसार गाया जाता है। जो लक्षण गीत होता है उस विशिष्ट राग के स्वरों के अनुसार गाया जाता है। लक्षण गीत से राग संबंधी अनेक तथ्य सरलता से याद हो जाते हैं। लक्षण गीत से क्या होता है? जो राग से संबंधी जो अनेक तथ्य होते हैं वो आसानी से याद हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि लक्षण गीत राग के प्रयोगात्मक तथा शास्त्रीय दोनों पक्षों को एक साथ प्रस्तुत करता है। देखिए लक्षण गीत क्या करता है? तो राग के प्रयोगात्मक और शास्त्रीय, मतलब जो हमारा प्रयोग करते हैं और जो शास्त्रीय पक्ष है, उन दोनों को क्या करता है? एक साथ प्रस्तुत करता है। लक्षण गीत के उस राग के संपूर्ण लक्षण, जैसे कि राग का नाम क्या है, थाट क्या है, अनुवादी क्या है, विवादी है तथा राग की प्रकृति आदि बातों का ज्ञान हो जाता है। किससे हो जाता है? तो लक्षण गीत के उससे संपूर्ण लक्षण से हो जाता है। इससे राग वर्णन स्वतः कंठस्थ हो जाए। इससे क्या होता है? राग जो होता है वो संपूर्ण रूप से अपने आप कंठस्थ हो जाते हैं ना। लक्षण गीत मध्य लय अथवा द्रुत लय में गाया जाता है। जो लक्षण गीत होता है वह किस में गाया जाता है? मध्य और द्रुत लय में गाया जाता है। अधिकतर इसके दो ही भाग होते हैं। अधिकतर इसके कितने भाग होते हैं? इसके दो भाग होते हैं। किसके? लक्षण गीत के, अस्थाई और अंतरा। कितने भाग होते हैं? अस्थाई और अंतरा होते हैं। और ये जो होता है प्रायः 3 ताल में, झप ताल में, तो द्रुत 1 ताल में गाए जाते हैं। ये कौन कौन से ताल में गाए जाते हैं? तो 3 ताल में, झप ताल में और द्रुत 1 ताल में गाए जाते हैं। उदाहरण 3 ताल में निबद्ध राग असावरी का लक्षण गीत है। अब देखिए यहाँ पे लक्षण गीत बताया गया है, राग के हिसाब से अस्थाई और अंतरा का यहाँ पे बंदिश दिया गया है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। जो प्रमुख बात है उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। 3 ताल में निबद्ध उपरोक्त लक्षण गीत की सहायता से हम राग असावरी के समक्ष लक्षण, अब देखिए 3 ताल में निबद्ध जो उपरोक्त लक्षण गीत की सहायता से हम राग असावरी के, कौन सा राग? असावरी के समक्ष लक्षण, जैसे कि वादी, संवादी, ग्रह, न्यास, राग की जाति क्या है, औड़व, संपूर्ण इत्यादि को स्पष्ट समझ सकते हैं। तो हम लोग किससे समझ सकते हैं? तो राग के लक्षण क्या है? राग का लक्षण का मतलब वही हो गया, उसका वादी क्या है, थाट क्या है, संवादी क्या है, उसमें नास के स्वर कौन से लगे हुए हैं, उसी से क्या होता है कि राग का लक्षण समझ में आता है। अतः लक्षण गीत किसी भी राग के विशिष्ट लक्षणों को समझने का उत्तम साधन है। चलिए नेक्स्ट, अब गत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्वरों की रचना जिस ताल में निबद्ध होती है वह गत कहलाती है। अब देखिए स्वर की जो रचना होगा वह जिस ताल में बंधा होगा, जिस ताल में निबद्ध होगा, उसे ही क्या कहेंगे? गत कहलाएंगे। क्या कहेंगे? गत कहेंगे। गत में निश्चित राग के स्वरों को निश्चित ताल में वादन के बोलों सहित बांधा जाता है। गत में क्या करते हैं हम लोग? तो निश्चित राग के स्वरों को, जो राग के जो निश्चित स्वर हैं उसको निश्चित ताल में वादन के बोलों सहित, मतलब जो वादन का जो बोल है, जो ताल का बोल है, उसको सहित बांधा जाता है। इसे हम लोग बंदिश कहते हैं। तो ये हो गया बंदिश का डेफिनेशन हो गया कि बंदिश किसे कहेंगे? तो गत में निश्चित राग के स्वरों को निश्चित ताल में वादन के साथ बांधना ही क्या कहलाता है? बंदिश कहलाता है। बंदिश अर्थात बंधा हुआ हो गया, है ना। अतः स्वर तथा ताल में बंधी रचना, अतः जो स्वर तथा ताल में बंधी रचना जिसमें कि वादन के बोलों का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है? वादन के बोलों का प्रयोग होता है, गत कहलाती है। वह क्या कहलाती है? तो गत कहलाती है। गत कितने प्रकार के होते हैं? तो गत आपका 2 प्रकार के, एक मस्जिद खानी और दूसरा रजा खानी गत होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। अब देखिए
तो मस्जिद खानी गत हम लोग किसे कहेंगे? तो यह जो गत होती है 3 ताल में निबद्ध होती है। यह गत कितने ताल में? तो 3 ताल में यह निबद्ध होती है। इसकी जो लय होती है विलंबित होती है। अब पूछा जा सकता है कि मस्जिद खानी गत की लय कौन सी होती है? तो विलंबित होती है और 3 ताल में निबद्ध होती है। इसकी शुरुआत सदैव 12वीं मात्रा शुरू होती है। इसकी शुरुआत कौन से मात्रा शुरू करते हैं हम लोग? तो 12वीं मात्रा से शुरू करते हैं। इसमें निश्चित बोल का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें किस बोल का प्रयोग किया जाता है? तो निश्चित बोलों का प्रयोग किया जाता है, जो कि इस प्रकार है, दिरदा दिर दारा दारा दारा। ये क्या है? एक निश्चित बोल दिया गया है मस्जिद खानी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका बोल क्या है। तो दिरदा दिर दारा दादा रा, ये इसका प्रमुख बोल है। और ये कितनी मात्रा से? तो 12वीं मात्रा से शुरू किया जाएगा। इसकी लय विलंबित होगी और 3 ताल में निबद्ध होता है। 12वीं मात्रा से तीसरी 3 मात्रा तथा पुनः चौथी मात्रा से 11वीं मात्रा तक इन्हीं बोलों की पुनरावृत्ति होती रहती है। इसमें मिंड गमक कण आदि का प्रयोग तथा चौगुन छगुन अठगुन में तोड़े तथा लयकारी की जाती है। अब देखिए इसमें क्या किया जाता है? तो मिंड और गमक का खूब प्रयोग किया जाता है, कण का खूब प्रयोग किया जाता है। और इस प्रयोग के साथ क्या किया जाता है? चौगुन छगुन और अठगुन में तोड़े और लयकारी की जाती है। क्या की जाती है? तोड़े और लयकारी की जाती है मस्जिद खानी गत में। कितने आपको किस लयकारी के साथ? तो चौगुन छगुन और अठगुन के साथ। इस गत के निर्माता कौन है? कि किसने इस गत को बनाया? तो मस्जिद खान ने इस गत को निर्माण किया। इसके निर्माता कौन है? मस्जिद खान थे। और उन्हीं के नाम पर क्या पड़ गया? इनका नाम पड़ गया मस्जिद खानी गत। इस गत का क्या पड़ा? नाम पड़ गया। जिस गत में इन बोलों का पालन नहीं होता, अब जिस गत में इस बोल का पालन नहीं होगा एवं 3 ताल के अलावा कोई अन्य ताल का प्रयोग होगा तो उसे हम लोग विलंबित गत कह देंगे। उसे कौन सा गत कहेंगे? विलंबित गत कहेंगे। और जिसमें सभी नियम का पालन होगा उसको क्या बोलेंगे? मस्जिद खानी गत बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए रजा खानी गत। ये दूसरा प्रकार है हमारा गत का। तो इस गत के निर्माता कौन है? किसने इस गत को निर्माण किया? तो रजा खां। इस गत के निर्माता कौन है? रजा खां जी ने इस गत का निर्माण किया। अतः उन्हीं के अनुसार इसे रजा खानी गत कहते हैं। उन्हीं के अनुसार इसे क्या कहते हैं? तो हम लोग इसे रजा खानी गत कहते हैं। यह ताल जो होता है 3 ताल में निबद्ध, यह भी ताल 3 ताल में निबद्ध होता है। मस्जिद खानी गत भी 3 ताल में निबद्ध होती है, लेकिन इसका बोल अलग है। उसका बोल क्या था? दिरदा दिर दारा दादारा। और इसमें क्या है? दादिर दिरदिर दिरदिर दारा दारा। इसका अलग बोल है, इसको आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। इसमें क्या है? दादिर दिरदिर दिरदिर दारा दारा अथवा दिरदिर दिर दिरदिर दारा दारा के निश्चित बोल होना अनिवार्य है। इसका क्या है? ये बोल है। इसकी लय क्या होती है? इसकी लय द्रुत होती है। उसकी लय विलंबित थी, इसकी लय कैसी होती है? द्रुत होती है। तो रजा खानी गत की जो लय द्रुत होगी, मस्जिद खानी गत की विलंबित होगी। बंदिश प्रस्तुत करने के पश्चात इसमें दुगुन में ताने तथा लड़ियाँ प्रस्तुत की जाती है। अब देखिए इसमें बंदिश को गाने के बाद क्या किया जाता है? इसमें दुगुन में ताने और तोड़े लड़ियाँ बजाई जाती हैं। क्या बजाई जाती है? ताने और लड़ियाँ प्रस्तुत की जाती है। और अंत में एक साथ इस गत का समापन किया जाता है। अंत में क्या किया जाता है? इस गत का एक साथ समापन किया जाता है। जिस गत में इन बोलों का पालन नहीं होता उसे हम लोग द्रुत गत कहते हैं। अब देखिए जिस गत में इस जो बोल इसका पालन नहीं होगा उसको क्या कह देंगे? तो उसे हम लोग द्रुत गत कह देंगे। क्या कहेंगे? उसे द्रुत गत कहेंगे। ठीक है, तो ये रजा खानी गत के बारे में हम लोग ने पढ़ा। अब आज के चैप्टर में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में फिर से मिलेंगे। इसके पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारतीय संगीत में प्रथम बताया गया कि हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन सांगीतिक सम्मेलन। देखिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन सांगीतिक सम्मेलन कौन सा है? तो हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन। इसको आप लोग याद रखें। क्या है? हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन जो है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्राचीनतम सांगीतिक सम्मेलन है, सबसे प्रथम, जो कि प्रतिवर्ष हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान प्रतिपादक बाबा हरिवल्लभ की समाधि पर मनाया जाता है। अब ये किनके उपलक्ष्य पे मनाया जाता है? तो बाबा हरिवल्लभ के उपलक्ष्य पे हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन हर वर्ष मनाया जाता है। पहली बार यह सम्मेलन जालंधर के सिद्धपीठ, यह पहली बार कहाँ मनाया गया था? तो जालंधर के सिद्धपीठ श्री देवी तालाब में 1875 में आयोजित किया गया था। तो यह जो आपको सम्मेलन ये सर्वप्रथम किया गया था जालंधर के सिद्धपीठ में माँ देवी तालाब में। कहाँ किया गया था? माँ देवी तालाब में। और कब किया गया था? तो 1875 ईस्वी में किया गया था। इस संगीत सम्मेलन का शुरुआत की गई थी। तो ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक इसमें जो भी आप लोग अगर कुछ प्रश्न हो, कोई भी इसमें डाउट हो, तो उसको आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कुछ अन्य
कंटेंट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।